आज आसना ने पति को विकास के साथ बिताई हुई रात के बारे में बताया तो वर्षों की गृहस्थी डगमगाने लगी। ओके बेटू, रोना मत, मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। और हाँ, टूर से लौटते से ही पापा तुमसे मिलने आएंगे। गुड गर्ल। ओके मम्मा, और तुम भी सोशल मीडिया पर अपनी शायरी रोज़ पोस्ट करना, मुझे याद करके उदास नहीं होना, बेटी ने हंसकर कहा। आसना ने अपनी आज की हॉस्पिटल में छोड़ बेटी को फ़ोन पर पुचकारा, फिर वादियों की सुंदरता निहारने में खो गई। हर रंग में रंगी है किरण, आफताबी समा फूल बनकर महकने लगा है। सीने में पड़ा था जो खामोश बरसों से, आज वो दिल भी धड़कने लगा है। आसना के हाथों में सेल्फी मोड में मोबाइल कैमरा था। वो शायरी बोलते बोलते चल रही थी। उसका ध्यान पीछे के खूबसूरत नज़ारों पर था जो उसके चेहरे के साथ उसके मोबाइल में कैद हो रहे थे। शॉट अच्छा रहा। आसना ने कैमरा ऑफ किया और रील पोस्ट कर दी। मुस्कुरा करके एक नज़र खूबसूरत वादियों पर डाली, फिर मदहोश सी कर देने वाली शरारती हवा को महसूस करने के लिए दोनों बाहें फैला दी। ये क्या, जिस शौक हवा को महसूस करने के लिए उसने बाहें फैलाई थी, वही उसकी शायरी की फाइल को एक नटखट किशोरी सी पलटकर उसकी बेशकीमती शायरियों के पन्नों को उड़ाए लिए जा रही थी। आसना उस बेंच की ओर भागी। 3 पन्ने तो लपक लिए उसने, पर एक पन्ना, आसना सच में एक अल्लड़ किशोरी सी अपने पन्ने के पीछे भागी। तभी एक हाथ ने उसे कमर से पकड़ करके बाहों में कस लिया। ये इतना अचानक हुआ कि आसना का संतुलन बिगड़ा और उसके होठ खुद को पकड़ने वाले के होठों से छू गए। पल भर में भावनाएं बदली। मदहोशी के खुमार का रंग गुस्से के रंग में बदला। उसने छूटने की कोशिश भी की, उसी झटके के साथ की जिस झटके के साथ वो पकड़ी गई थी, लेकिन पकड़ने वाले की पकड़ इतनी मजबूत थी कि इस कोशिश में वे दोनों जमीन पर गिर ही पड़े। आसना नीचे और वो अजनबी उसके ऊपर। आसना के गुस्से की इंतहा नहीं रही। उसने बिजली की तेजी से उसे धक्का दिया और उठ खड़ी हुई। वो अजनबी भी उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले तो आसना का रिएक्शन थप्पड़ जड़ने का होना ही था। उसने हाथ उठाया ही था कि अजनबी उतनी ही तेजी से छिटक कर दूर हट गया। देवी जी, पहले उधर देख लीजिए, फिर चाहे जितना मार लीजिएगा, मैं यही हूँ। उसके शब्दों और उससे ज़्यादा उसके लहजे से आसना ने अपना उठा हुआ हाथ रोककर उधर देखने को मजबूर हो गई। पर उधर क्या देखा, सिर से पांव तक सिहर उठी। इतनी गहरी खाई में वो गिरते गिरते बची थी कि अगर गिरती तो हड्डी पसली का नामो निशान तक नहीं मिलता। लगता है आप पहाड़ों पर पहली बार आई हैं। कैफ़े में बहुत देर से खामोश बैठी आसना की खामोशी तोड़ने के लिए वो बोला, अरे नहीं, पहाड़ों पर तो मेरा पूरा बचपन ही बीता है, वो भी इसी शहर में। मैं यहाँ के उस फेमस बोर्डिंग स्कूल की पढ़ी हूँ, पहली से इंटर तक। नाइट क्लास से हम लोगों को हफ्ते में 1 दिन घूमना तो अलाउड हो गया था। इस शहर का चप्पा चप्पा छाना हुआ है हम खिलदड़ियों के ग्रुप ने, और इस पॉइंट के साथ तो ना जाने कितनी यादें जुड़ी हैं। वहीं सोच कर तो मैं हैरान हूँ कि मुझसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। आसना तभी तक सदमे में थी। मौत को इतने करीब से देखकर उसका मन अजीब सा हो गया था। चलिए छोड़िए, इस कैफ़े का मज़ा लीजिए जो आपके लिए नया होगा। अभी 4 साल पहले खुला है। आपका नाम? आप भी घूमने आए हैं? आसना का मन भी टॉपिक को बदलने का ही हो रहा था। मेरा नाम विकास है, मैं वहाँ उस घर में रहता हूँ। विकास ने उंगली के इशारे से उस कैफ़े की खिड़की से दूर एक घर दिखाया। अच्छा, वो घर आपका है? आसना की आंखें गोल हो गईं। उसने इतने आश्चर्य से कहा कि विकास को हंसी आ गई। हाँ, क्यों, वह घर मेरा नहीं होना चाहिए? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अब विकास की बारी थी आश्चर्य करने की। अरे नहीं,
हम लोगों को वो घर बहुत ही अच्छा लगता था। पता है, जब हम सब फ्रेंड यहाँ घूमने आते तो अक्सर सोचते कि दोनों ओर फूलों से घिरी हुई इस पतली सी पगडंडी पर चलकर उस घर तक जाएं। हम कल्पना करते कि वहाँ सपनों का कोई राजकुमार रहता होगा जो हम लोगों को जादू से परी बना देगा और हमेशा के लिए अपने राजमहल में रख लेगा। देखिए, आपके घर के ऊपर की नक्काशी बिल्कुल वैसी है जैसे राजमहल में हुआ करती थी। अरे हाँ, मैंने तो अब से पहले इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तो आप मेरे राजमहल में चल करके मेरी गेस्ट बनेंगी? मैं कॉफ़ी यहाँ से भी अच्छी बनाता हूँ। जी नहीं शुक्रिया, मैंने अपनी बेटी का एडमिशन उसी बोर्डिंग में कराया है जिसमें मैं पढ़ी हूँ, पर मेरा बेटा घर पर अकेला है। मेरे हस्बैंड विदेश के टूर पर हैं। मुझे आज रात की बस से ही घर लौटना है। आसना विकास से बात कर ही रही थी कि तभी फ़ोन आया। बर्फबारी के कारण बस कैंसिल हो गई है। चलिए ना, मैं आपको रात में वापस फिर होटल तक छोड़ने आ जाऊंगा। पता नहीं विकास का आकर्षण था या फिर बचपन की दबी ख्वाहिश। आसना उस पसनीले रास्ते पर विकास के साथ में चल दी। विकास का घर दूर से जितना सपनीला था, पास और अंदर से उससे ज़्यादा खूबसूरत और सपनीला। उसका बेड गोलाकार था, जैसा आसना को बहुत अच्छा लगता था। सबसे बढ़कर थी विकास की शायरी करने की आदत। उसकी शायरी की किताब मेज पर ही रखी थी। आसना ने उठाकर चंद शायरियाँ क्या पढ़ी, वो तो विकास की फ़ैन हो गई। दौड़ चल निकला। दोनों एक एक कर के शायरी सुनाते और दूसरे की शायरी पर दाद देते। बरसों की दबी छिपी ख्वाहिशें पूरी होने लगी। तभी रुई के फाहे जैसी बर्फ ने माहौल को रुबानियत के नए आयाम दे दिए। दो मन मिल रहे थे, फिर हवा दो जिस्मों को भी सहलाने लगी और बर्फ कोमल एहसास जगाने लगी। और कब दोनों तन मन सोधे होते गए, भीगते गए, एक दूसरे की आगोश में बंधे और फिर एक दूसरे में समाते गए। उनको पता ही ना चला। सुकेश आते ही आसना से लिपट गए। अब कि ये टूर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है ना? 1 महीने? अरे छोड़िए भी, आए नहीं कि शुरू हो गए। आसना अनमनी सी थी। अरे 1 महीने अलग रहे हैं हम। मेरा बस चले तो एक राउंड अभी ही हो जाए। सुकेश ने मजाक किया, पर आसना के गालों पर शर्म के सुर्ख रंग की जगह अपराध बोध का उदास रंग उतर आया। सुबह से ही आसना को लग रहा है कि उसकी पलकों पर ऐसा बोझ रखा है कि वो उठ ही नहीं पा रही। उसका दिमाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि उस दिन की खुमारी को एक बुरा सपना समझकर भूल जाए, पर मन मानने को तैयार नहीं। वो उसे भूल नहीं सकती। उसे रह रहकर लग रहा है कि उससे ये हुआ कैसे। उसे सुकेश से कोई समस्या नहीं है, उसकी सुखी गृहस्थी है। फिर क्यों नहीं वो बेवफाई के इस बोझ को लेकर नहीं जी सकती। सुनो सुकेश, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आसना एक फैसले पर पहुंच गई। आज नहीं, आज सुकेश की रुमानियत बहुत उतावली थी। कहना तो मैं कभी नहीं चाहती, पर आज नहीं तो शायद कभी नहीं। आसना के स्वर जैसे कुएं से आ रहे थे। सुकेश उसके भावों को देख करके गंभीर हो गए। आसना ने अपना दिल खोल कर रख दिया। सुकेश के मुंह से चीख निकल गई। वो अपना गुस्सा उतारते रहे और आसना खामोश सुनती रही। वो उसे सुनाते रहे और वो उन्हें संभालती रही। मुझे नहीं पता सुकेश कि मेरा शरीर हमारी लंबी जुदाई के कारण दुखी था, जो मन को अपने साथ बहा ले गया, या मन का कोई कोना अब तक कुंवारा था, जो अपने बहाव में शरीर को साथ में ले गया। बेवफाई कहो, गुनाह कहो, पाप कहो या कमज़ोर लम्हे, यह अपराध मुझसे हुआ है और मैं ये स्वीकार करती हूँ। जिस तरह कोई लकीर चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके सामने उससे बड़ी लकीर खींच देने से छोटी हो जाती है, उसी तरह मेरी नज़र में तुमसे ये छिपाना इस पाप के मुकाबले बड़ा पाप है और ये मैं नहीं कर सकती। मैं इस अपराध बोध के साथ नहीं जी सकती।
मुझे दो में से एक चीज़ दे दो, या तो मुझे छोड़ दो और या माफ़ कर दो, बस इतनी ही इल्तिजा है तुमसे। कहते हुए आसना ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। सुकेश उदास, गुस्सा और अनमने हैं, फिर भी आसना को यह उम्मीद है कि शायद उसकी बेवफाई सुकेश की नज़र में बेवफाई की स्वीकार की रेखा के सामने शायद छोटी हो ही जाए और वो उसे उस रात की भूल के लिए माफ़ कर दे। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।